नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। पराली से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल देने का आदेश। किसानों को जागरूक करने पर भी दिया जोर। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। करतारपुर कॉरिडोर को शांति, सद्भाव और मानवतावाद का गलियारा बनने की जताई उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताई ऐतिहासिक उपलब्धि। प्याज की कीमतों में कमी के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, प्याज के निर्यात पर पाबंदी और आयात के लिए नियमों में दी जाएगी ढील। कीमत में बढ़ोतरी के लिए अतिवृष्टि और बाढ़ को बताया वजह। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद तेज। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने जताई कल तक रास्ता निकालने की उम्मीद। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बीजेपी शिवसेना बनाए सरकार। एनसीपी को विपक्ष में बैठने का मिला है जनादेश। और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय शेयर बाजार। बीएसई का सेंसेक्स 222 अंकों की बढ़त के साथ 40,470 के स्तर पर बंद। 11,966 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बने दमघोटू माहौल से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकती। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप इस देश को 100 साल पीछे ले जा रहे हैं? अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तुरंत कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी ड्यूटी नहीं निभाने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा, आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। जस्टिस मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई पराली न जले। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा हरियाणा, पंजाब के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। चंडीगढ़ में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब विधानसभा के ऐतिहासिक सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गुरु नानक देव ने संपूर्ण मानवता को सच्चाई और सद्भावना की राह दिखाई। पंजाबी भाषा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया को आज गुरु नानक जैसे आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु नानक ने जाति विहीन समाज बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें कोई बड़ा छोटा ना हो और कोई किसी का शोषण नहीं करे। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि लोकतंत्र का ये मंदिर
देश के सबसे लोकतांत्रिक आध्यात्मिक नेताओं में से एक को विशेष सत्र समर्पित कर रहा है। It is quite appropriate that this temple of democracy is dedicating a special session to one of India's most democratic spiritual leaders. If we can internalize and integrate these messages in our daily lives and reshape our thinking and actions, we can certainly discover a new world of peace and sustainable development. Sri Guru Nanak Ji was a great champion of equality. For him, the difference between multiple identities based on caste, creed, religion and language were irrelevant. उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी के संदेशों को जीवन में अपनाकर हम निश्चित रूप से शांति और सतत विकास की नई दुनिया की खोज कर सकते हैं। करतारपुर गलियारे का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ये कॉरिडोर शांति, सद्भाव और मानवतावाद का गलियारा बनेगा। The world needs such spiritual leaders who can engage in a meaningful dialogue to exchange ideas in order to promote peace, stability and cooperation. Guru Nanak Ji's vision was pragmatic and holistic. I am very happy that the corridor that connects us to Kartarpur, the sacred space where he spent the last 18 years of his life, is going to be opened in a couple of days from now. I am sure it will be a corridor to the shrine of peace, because peace is the prerequisite of progress. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके उद्देश्यों पर अपने विचार रखे। अपने जीवन काल दौरान में गुरु नानक जी ने एक नवे समाज की सिराजना ਲਈ संघर्ष ਕੀਤਾ। इस नवे समाज का रूप ਕੀ ਸੀ? औरत प्रति सत्कार वाला समाज, एक ऐसा समाज जिस ਵਿੱਚ औरत ਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। इस ऐतिहासिक सत्र में पंजाब के राज्यपाल वीपी बदनौर, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। वहीं पंजाब और हरियाणा के सभी विधायकों ने एक साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर गुरु नानक के आदर्शों पर चलने की प्रतिबद्धता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करतारपुर कॉरिडोर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ट्वीट कर वीडियो जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर करोड़ों लोगों का सपना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को पूर्ण करेंगे। साथ ही डेरा बाबा नानक से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत और गुरु नानक देव की शिक्षाओं को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए संकल्पित है। करतारपुर कॉरिडोर 4.190 किलोमीटर लंबे करतारपुर हाईवे और आधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस पैसेंजर टर्मिनल के साथ अब हम बिना वीजा के करतारपुर साहिब तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव के ज्ञान प्राप्ति स्थान सुल्तानपुर लोधी को भी हेरिटेज टाउन के रूप में किया गया है विकसित। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन को तो अपग्रेड किया ही है, साथ ही गुरु नानक जी के इस 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यात्रियों को सुल्तानपुर लोधी पहुंचाने के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो आइए इस 550वें प्रकाश पर्व को ऐतिहासिक उत्साह के साथ मनाते हैं। बोलो जी वाहे गुरु। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि करतारपुर पर पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान प्यार दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुश्किलें भी पैदा कर रहा है। वही आपको कह रहा हूँ जो आया है उस वीडियो में, जो मैं इतने 7 दिनों से कह रहा हूँ, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे।
गुरु नानक देव की शिक्षाओं के प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 550वीं जयंती के अवसर पर नानक देव जी और सिख धर्म की शिक्षाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन प्रवासी भारतीय केंद्र में किया गया था। इसमें 12 देशों के 39 युवाओं ने भाग लिया। बाद में वो तख्त दर्शन यात्रा पर अमृतसर, नांदेड़ और पटना जाएंगे। गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म जयंती का जो प्रकाश पर्व पूरा देश मना रहा है, तो हमने सोचा कि गुरु नानक देव जी के रास्तों पर चलने वाले कई हमारे युवा विदेशों में भी है। तो ऐसे 12 देशों से 39 युवा यहाँ पर आए हैं जो अपने पद्धति के युवा नेता हैं। वहाँ के बहुत सारे सिख मत में विश्वास करने वाले हैं, अन्य लोग भी हैं, मगर जो ये मानते हैं कि गुरु नानक देव जी की जो सीख है, उनको जो बताया मार्ग है, उस पर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने बुलाया है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, और आज से इस तख्त दर्शन यात्रा में वो सहभागी हो रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार विदेशों से आयात करने पर विचार कर रही है। ये जानकारी केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान से प्याज आयात के लिए विदेश मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बढ़ी हुई कीमत के लिए अतिवृष्टि और कुछ राज्यों में आई बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया है। पासवान ने मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन नहीं बनाए जाने को प्याज के दाम बढ़ने की वजह बताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस महीने के आखिर तक प्याज के दाम काफी नीचे आ जाएंगे। इसका तो मेन कारण ये है कि एक तो मौसम जो है बहुत लेट से आया, उसके कारण से बुआई लेट से हुई और उसमें आवागमन में देरी हुई। मुख्य कारण है कि जो डिमांड और सप्लाई होता है कि मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। 30 से 40% जो इस बार जैसा प्रोडक्शन के तो उत्पादन कम हुआ है। हमने अपने विदेश मंत्रालय से कहा है कि इजिप्ट है, अफगानिस्तान है, टर्की है, ईरान है, ये जो चारों कंट्रीज हैं, यहाँ से क्या कहते हैं कि वो बात करें वहाँ की सरकार से। वहीं खुदरा प्याज कीमतों के आसमान छूते दामों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आयातित प्याज के फ्यूमिगेशन के नियमों में नरमी लाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक विदेशों से आयात हो रहे प्याज बिना फ्यूमिगेशन के भारतीय बंदरगाह तक पहुंचेंगे। वहीं नेफेड के मुताबिक फिलहाल उनके पास 1,500 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध है। देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गंभीर है और परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए है। नेफेड के पास जो बफर स्टॉक है उसको आपूर्ति करने के लिए कहा गया है और हम लगातार उसकी आपूर्ति अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जो है हम मदर डेयरी और NCCF और केंद्रीय भंडार और स्वयं नेफेड के कुछ आउटलेट हैं, उसके माध्यम से दिल्ली में लोगों को प्याज उपलब्ध करा रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच आज NCP प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बात की। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से मुलाकात के बाद पवार ने साफ संकेत दिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को ही सरकार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला है उसके आधार पर कांग्रेस और NCP को विपक्ष में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से गठबंधन है और उन्हें ही सरकार बनाना चाहिए। has alliance for the last 25 years. So we are confident that they will today, tomorrow, day after tomorrow, they will come together. Now, I don't see any other objection. Option is only one. And that option is BJP Sena should form government as early as possible and they should remove this Sena. दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की भी बैठक हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वो शरद पवार के बयान का स्वागत करते हैं। शिवसेना और भाजपा साथ हैं। किसानों के मुद्दे पर
आज हमारी अच्छी बैठक हुई है और हमें खबर का इंतजार करना चाहिए। अच्छी खबर कभी भी आ सकती है। पहले दिन से कह रहा हूं, पानी को कितना भी उसका विभाजन करने की कोशिश करो, हम साथ में हैं। आज जब किसान की समस्या के बारे में चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना भाजपा के साथ और भाजपा शिवसेना के साथ इस सह्याद्री में नजर आई है। तो मुझे लगता है कि हमने निश्चित रूप से आने वाले अच्छी खबर का इंतजार करना चाहिए। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देश सामरिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए स्टाफ के बीच संवाद, दोनों देशों के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास और अन्य कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस मीट के माध्यम से करीब 85,000 करोड़ के MOU साइन किए जाएंगे। 7 और 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत पूरी सरकार और अफसरों ने मीट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों के आने का भी कार्यक्रम है। इस मीट में 16 देशों के 1800 से ज्यादा निवेशक धर्मशाला पहुंच रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि धर्मशाला में कल और परसों ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है। सभी विभागों ने जो महत्वपूर्ण तैयारियां हैं वो करीब हो रही हैं। आज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मीट है वो बहुत अच्छी रहे। जो इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं उनसे हमारे सभी विभाग इंटरेक्शन करेंगे, उनको जो जानकारी चाहिए वो उनको प्रदान करेंगे, जिससे कि जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए हैं उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार से हम फील्ड में उनको मौके पर काम शुरू करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर सकें। करीबन 1700 इन्वेस्टर्स यहां आने की संभावना है। इन्वेस्टर मीट में सबसे बड़ा निवेशक देश UAE है, जो कि इन्वेस्टर का पार्टनर भी है। इस मीट में प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि पर्यटन, वेलनेस, दवा और हाइड्रो पावर उद्योग में काफी निवेशक अपनी रुचि दिखाएंगे। अगर हम हाइड्रो पावर सेक्टर की बात करें तो पूरे कंट्री में, भारतवर्ष में 150 गीगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें से अभी तक करीब 45 गीगावाट हार्नेस हुआ है। उस 45 गीगावाट में से 10.5 गीगावाट हिमाचल में ही हार्नेस हुआ है। और हिमाचल में टोटल पोटेंशियल जो है हाइड्रो पावर का वो हार्नेसेबल 23.5 गीगावाट है। अभी कुछ प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट जो है उसमें अभी इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रही थी। तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें इंसेंटिव्स दिए हैं डेवलपर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ डेफर्ड फ्री पावर, रिम्बर्समेंट ऑफ स्टेट GST या और कई इंसेंटिव्स हैं। तो उस इंसेंटिव से जो हाइड्रो पावर डेवलपर्स हैं वो आएंगे और जो रिमेनिंग पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का वो डेवलप होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं निवेशकों में देश के बड़े घराने अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा आदि भी आ रहे हैं। प्रदेश में पहली बार हो रही इस मीट से प्रदेश सरकार को काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां की सरकार और लोगों को उम्मीद है कि इस मीट के बाद यहां पर हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, जिससे न केवल यहां की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा बल्कि साथ ही साथ यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए साधन भी सुलभ होंगे। धर्मशाला से कैमरामैन सुधांशु और सुनील पासवान के साथ रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी।
देश में ऊर्जा शक्ति की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज दिल्ली में 13वां ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने अपने विचार उन्होंने साझा किए। साथ ही क्लाइमेट चेंज की समस्या और बढ़ते हुए प्रदूषण को गंभीर रूप से देखते हुए सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और उसकी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट से जेपी समूह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही महंगाई जाएगी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सामने अंतरिम निर्देश के लिए लंबित अर्जी समेत अन्य आवेदन इन दो बोली लगाने वालों से संशोधित समाधान योजना स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने के मामले में दिवाला समाधान प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि वो मकान खरीदारों, जेपी समूह और संबंधित बैंकों के साथ पूरा न्याय करने के लिए असाधारण स्थिति में ये निर्देश दे रहे हैं। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 222 अंकों की बढ़त के साथ 40,470 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं इंट्राडे कारोबार में सेंसेक्स 40,607 के स्तर तक पहुंचा। उधर निफ्टी भी 49 पॉइंट ऊपर चढ़कर 11,966 के स्तर पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार की ओर से एक और पैकेज की उम्मीद के अलावा मजबूत विदेशी संकेतों से बाजार में ये तेजी आई है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। साल 2020 तक देश में क्लीन एनर्जी को लेकर किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार ने 24 देशों और यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा और चर्चा की है। सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में निवेश 2 गुना हो गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक अक्षय ऊर्जा को 175 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2015 से लेकर अब तक देश में टेक्नोलॉजी को लेकर निवेश में बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 में टेक्नोलॉजी में निवेश जहां केवल 470 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर 967 करोड़ रुपए हो गया है। गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों की पहचान पर इंसेफेलाइटिस का रोग एक धब्बे की तरह था, लेकिन अब तस्वीर बदली है। 1978 से लेकर आज की तारीख में इस रोग से करीब 25,000 बच्चों की असमय मौत हो गई, लेकिन 2017 के बाद इसमें कमी आई है। इसके पीछे की वजह बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे इलाकों में जहां इसका प्रकोप ज्यादा था, वहां पर 10 किलोमीटर के घेरे में छोटे छोटे अस्पताल बनाए गए हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच करीब 40 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया, जबकि पिछले साल टीकाकरण कराने वाले बच्चों की संख्या 35 लाख थी। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में इंसेफेलाइटिस से करीब 748 बच्चों की मौत हुई थी। 2018 में ये संख्या घटकर 278 हो गई, जबकि इस साल अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक 38 बच्चों की मौत हुई है। गंभीर चक्रवाती तूफान महा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है और कल सुबह तक गहरे दबाव में बदलकर कमजोर पड़ सकता है। ये तूफान सौराष्ट्र तट पर भी गहरे दबाव का क्षेत्र बना सकता है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दे दी गई है और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की 15 अतिरिक्त टीमों को बुला लिया गया है, जबकि भारतीय नौसेना की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
वहीं बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप लेने और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 9 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने राज्य के 30 में से 15 जिलों को अलर्ट पर रखा है। अभी ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है वहाँ। अभी जो लोकेटेड है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, अभी ये और भी वीकनिंग हो जाएगा। हम ग्रेजुअली यही लाइन बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वीकनिंग हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा एंड कल अर्ली मॉर्निंग तक 7th अर्ली मॉर्निंग तक डीप डिप्रेशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सौराष्ट्र कोस्ट को हिट नहीं करेगा, इसको अवॉइड कर जाएगा। इट विल स्कार्ट सौराष्ट्र कोस्ट, सो सौराष्ट्र कोस्ट को ये हिट नहीं करेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव आज गहरे विक्षोभ में बदल गया और अगले 24 घंटे में बुलबुल चक्रवात के रूप में तब्दील होने की संभावना है। ये उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहा है और 8 नवंबर की शाम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तटों पर मौसम खराब होने की भी आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता लीना शर्मा ने। भारत में इस वक्त 2 चक्रवात उठ रहे हैं, एक तरफ महा है और दूसरी तरफ बुलबुल। इस पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा। सर, ये बताइए चक्रवात महा की अभी क्या हाल फिलहाल स्थिति है? चक्रवात महा अरब सागर में धीरे धीरे वीक हो रहा है। अभी ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में मूव कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि आज रात को ये साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और कल सुबह ये फर्दर वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और ये दीव से लगभग 40-50 किलोमीटर साउथ में केंद्रीभूत होगा कल सुबह। खाड़ी बंगाल से आ रहा है चक्रवात बुलबुल, तो उसकी क्या स्थिति है अभी? बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ था और आज इंटेंसिफिकेशन होकर डीप डिप्रेशन जैसे है। हमारी उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में एक साइक्लोन स्टॉर्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और फिर सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में भी परिणत हो सकता है। इसके प्रभाव में 8 तारीख शाम को ओडिशा की तटीय इलाका और वेस्ट बंगाल की तटीय इलाका के पास जो समुद्र है वो अशांत रहेगा। विंड स्पीड वहाँ 40-50 kmph, गस्टिंग 60 kmph हो सकता है और इसीलिए जो मछुआरे हैं हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि अंदर नहीं जाना चाहिए। जो फिशरमैन अंदर गए हैं वो सभी 8 तारीख सुबह तक वापस आ जाना चाहिए। और जो वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे ईस्ट मिदनापुर और नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 9th को शुरू हो सकता है और 10th को वेस्ट बंगाल जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निहाल के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।